हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और इस भाग में हम लोग चर्चा करेंगे। ये भाग नंबर है 15। अभी तक हम लोगों ने 14 भागों के बारे में डिस्कस किया है और इस भाग में हम लोग 15वें भाग की चर्चा करेंगे। सीटेट में अधिकतम अंक दिलाने की गारंटी का ये पार्ट है। इसमें एनसीईआरटी बुक्स के सभी पाठों का सारांश डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा पिछले वर्षों में सीटेट में पूछे गए प्रश्नों के अध्यायवार हलों के बारे में हम लोग देखते हैं और ये कक्षा 5 की एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस भाग में अभी तक जिन चैप्टर्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है वो हैं पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर। यहाँ पे इस भाग में हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6। उसके बाद हम लोग जितने भी 6 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में पिछले सालों में, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे, कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए शुरू करते हैं। चौथा चैप्टर, खाएं आम 12 महीने। यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे जो जो चीज़ें लाए हैं उनके बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप इनके जो कथन है उनके बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन उस तरह का बनने वाला नहीं है। इस पेज पे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें हैं दी गई तालिका में। एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम हैं और दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय हैं। खाने की चीज़ों को उनके उपाय से लाइन बनाकर मिलान करो। तो ये कौन सी चीज़ को 1 से 2 दिन तक खराब ना होने के लिए क्या करना चाहिए, वो ये लिस्ट बनी हुई है। तो आपको मिलान करना है। दूध 1 कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। पके हुए चावल गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। हरा धनिया उबालते हैं। प्याज लहसुन खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। तो अब यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो जैसा आप देख सकते हैं, हरी धनिया को हम लोग गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, तो ये इससे मैच हो जाएगा। हरी धनिया गीले कपड़े में लपेट कर। दूध को हम लोग उबालते हैं, तो दूध इससे हो जाएगा सही। इसके बाद प्याज और लहसुन खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। और पके हुए चावल को 1 कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। तो ये आपका मिलान हो जाएगा इन चीज़ों का। ऐसे अगर आप इन चीज़ों को रखेंगे तो ये 1 से 2 दिन तक खराब नहीं होंगी। ठीक है। दूध उबालते हैं। पका हुआ चावल 1 कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज और लहसुन खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। इसके बाद इस चैप्टर में एक कहानी दी गई है, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामिडी तांड्रा। तो आपको मामिडी तांड्रा का मतलब केवल पता करना है कि ये किसको बोलते हैं। तो ये है आम पापड़। इसमें चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के, इस गांव का नाम याद रखना, आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में रहते हैं। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। जब पेड़ आम से लदे होते हैं उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद है। उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती हैं। वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती हैं। आम का यह अचार साल भर तक चलता है, अगले मौसम में आम आने तक। एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पके रखे हैं, उनका मामिडी तांड्रा। तो ये याद रखना, मामिडी तांड्रा बोलते हैं आम पापड़ को। फिर उनके अप्पा ने कहा, यह तो 4 हफ्तों का मेहनत वाला काम है, अगर तुम भी मदद करोगे तो ही हम सब मिलकर मामिडी तांड्रा बना सकते हैं। भाइयों ने मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अप्पा के साथ बाजार गए। वहां से चटाई, कैजुरीना पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद कर लाए। तो इतना सारा सामान लगता है मामिडी तांड्रा या आम का पापड़ बनाने के लिए। अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहां दिन भर अच्छी धूप आती है। यहाँ दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊंचा मचान बनाया। उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। अगले दिन अप्पा ने सबसे ज़्यादा पके हुए आम अलग छांटे। सभी ने मिलकर आम का गूदा निकाला। फिर एक बड़े से बर्तन पर पहले
पतले सूती कपड़े से आम के रस को छाना ताकि गूदे में आम के रेशे ना रहें। चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छे तरीके से तोड़ा ताकि उसमें बिल्कुल गांठ ना रहे। फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। चिन्ना बाबू ने उसे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह मिलाया। अम्मा ने इस मीठे गूदे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी, फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने पर उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया। तो इस तरीके से अगले दिन उन्होंने फिर से आमों का गूदा निकाला और एक के ऊपर एक परतें इसी तरह से 4-5 दिन बनाते चले गए। ऐसे में इनका आम पापड़ तैयार हो गया, सुनहरी बिछौनी की तरह लगने लगी। कुछ दिन बाद भानुमती ने कहा, अब आम पापड़ तैयार है, कल हम उसे निकाल कर उसके टुकड़े काटेंगे। अगले दिन उन्होंने आंगन में मचान पर से चटाई हटाई, आम पापड़ की परत को छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा। चिन्ना बाबू बोले, वाह, मज़ा आ गया, आखिर अपना हाथ भी तो लगा इसमें। तो ये थी पूरी आम पापड़ बनाने की कहानी, कैसे कैसे बनती है। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है जो मैंने आपको बताया था। एक तो मामिडी तांड्रा किसको बोलते हैं, तो वो आम पापड़ को बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, कौन सी चीज़ को कैसे रखते हैं ख़राब होने से बचाने के लिए, जो मिलान हम लोगों ने किया था, तो उसको ध्यान में रखना। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है 5वां, बीज बीज बीज। गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टियां बिताने अगले दिन घर आने वाला था। तरह तरह का खाना बनेगा, सब बच्चे खूब खेलेंगे, यह सोचकर गोपाल बहुत खुश था। इतने में माँ ने आवाज़ लगाई, गोपाल, रात में 2 कटोरी चने याद से भिगो देना। माँ को बुआ के घर जाना था और वे सुबह लौटने वाली थी। गोपाल ने रात में चने भिगोते हुए सोचा, माँ ने बस 2 कटोरी चने कहा, वह भी 8 लोगों के लिए, ये तो बहुत कम पड़ जाएंगे। इसलिए उसने 4 कटोरी चने भिगो दिए। सुबह माँ वापस आई तो गोपाल को बुलाया और कहा, इतने सारे चने क्यों भिगो दिए, देखो ये तो बर्तन से बाहर आ गए। तो ये कहानी की शुरुआत है, बीजों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। शिक्षक संकेत, चर्चा के लिए दिए प्रश्नों के द्वारा बच्चों में यह समझ बनाई जा सकती है कि पौधों को बढ़ने के लिए, यहाँ से आपको केवल इतनी ये लाइन याद रखनी है कि पौधों को बढ़ने के लिए हवा, मिट्टी और पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, केवल इतना आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इस पे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 3 से 4 सालों में ये पूछा गया है, 3-4 साल लगातार ये पूछा गया है। नेपेंथिस, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नेपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखो, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई से। तो ये देख रहे होंगे, ये घड़े जैसा है, यहाँ पे एक कीट बैठा हुआ है और इसके बाद ये जस्ट जैसे ही फंसेगा ऊपर से ये बंद हो जाएगा, इसका जो ढक्कन खुला हुआ है, और अंदर इसको जितने भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है इन्हें कीट पतंगों से ये पोषण प्राप्त करता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था और इसको आपको याद रखना है। नेपेंथिस को कई वर्षों में लगातार पूछा गया है। यह घटना 1948 की है, एक कहानी है। यह घटना, ये वेलक्रो आपने देखा होगा, ये जो सैंडल बनी है यहाँ पे चिपकने जैसा वो बनाया जाता है, तो इसको वेलक्रो बोला जाता है। ये वेलक्रो का आइडिया कैसे आया, ये उस चीज़ की कहानी है। तो ये घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपकाकर देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे
इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चरचर की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। तो ये था वेलक्रो का आइडिया, हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये हैं कौन कहाँ से आए जी। ये एक कविता के माध्यम से बताया गया है आपको कि कौन कहाँ से आया है। इन चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना है। आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी। 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। अब ये आप याद रखना, ये एक क्वेश्चन भी पूछा गया है यहाँ पे। शायद मिर्ची का ही पूछा गया है कि मिर्ची कहाँ से आई है। तो ये दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद। 7 टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी कॉफ़ी भी। तो अफ्रीका की भिंडी हो गई और कॉफ़ी हो गई। नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर। चाय असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाय जी। चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन। घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है गुण कई विशेष। रोब जमाकर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। बैंगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला। पालक परवल टिंडा में थी, हैं भाई बहन से सब देशी। भाई भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। तो ये एक कविता के माध्यम से बताया गया है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे डिस्कस भी कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका अगला चैप्टर है बूंद बूंद दरिया दरिया, इम्पॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं परीक्षा में, कुछ नहीं 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, जो हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। बात पुरानी, यह है 650 साल पुराना घड़सी सर। सर यानी तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और न जाने क्या क्या हैं। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। यहाँ पर मीलों तक फैले इस घड़सी सर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। जब वह भी लबालब भर जाता था तो पानी से तीसरे तालाब में चला जाता था। कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि कई सारे तालाब जुड़े हुए थे। एक भर जाता तो उसका पानी दूसरे में चला जाता, फिर दूसरा भर जाता तो उसका पानी तीसरे में चला जाता था। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी, पर आज घड़सी सर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है, ठीक है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है अलबरूनी के बारे में। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। अलबरूनी ने बहुत सी बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, ख़ास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगीं। चलो देखें कि अलबरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि अलबरूनी आए कहाँ से थे, तो ये उज्बेकिस्तान से आए थे। अब इन्होंने तालाबों के बारे में क्या लिखा है, यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में
ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं और होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग-अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यह डाक टिकट 1973 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। तो ये आपको याद रखना है कि अलबरूनी कहाँ से आए थे, तो ये उज्बेकिस्तान से आए थे। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ साल में बस 10-12 दिन ही बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। बच्चों को बताएं कि अलबरूनी की किताब किस तरह से इतिहास के बारे में जानने में मददगार है। तो ये खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद सोचो ऐसे में भी यहाँ के ज़्यादातर गांवों में पानी की कमी क्यों नहीं थी। लोग बारिश की हर बूंद की कीमत तो जानते थे। बूंद की कीमत जो जानते थे। बूंदों को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते थे। यह एक सांझी ज़रूरत थी, इसलिए इंतजाम में भी सभी जुड़ते, चाहे व्यापारी हो या मजदूर। तालाब में से कुछ पानी ज़मीन सोख लेती थी और इस तरह आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता। आसपास की ज़मीन भी नम और उपजाऊ हो जाती। घर घर में बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतजाम होता था। इस चित्र में निशान लगाओ कि छत पर बरसने वाला पानी ज़मीन के नीचे बने टैंक में कैसे जाता है। तो ये हम लोगों ने एक बार और देखा था, किसी चैप्टर में और था कि यहाँ पे छत पर पानी इकट्ठा किया जाता है। यहाँ से पाइप से जोड़कर एक गड्ढा बनाया जाता है, जिसमें ये सारा पानी यहाँ पे देख सकते हैं। ये पाइप के थ्रू पानी पूरा भर जाता है, जिसका प्रयोग ये लोग पीने में करते हैं। इसके बाद तुमने क्या कभी बावड़ी देखी है। तो ये एक बावड़ी, बावड़ी का मतलब होता है तालाब। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं नीचे उतरने के लिए और यहाँ पे पानी है। इस चित्र को देखकर क्या तुम अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि ये सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही हैं। पानी ऊपर से खींचने के बजाय लोग खुद पानी तक पहुँच सकते थे, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। तो ये सीढ़ीदार कुएं हैं जिनको बावड़ी बोला जाता है। पुराने ज़माने में लोग काफ़िले बनाकर लंबे सफ़र करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह ये बहुत सुंदर बावड़ियाँ बनाई गई थीं। इसके बाद पानी से जुड़े कुछ जगहों पर रिवाज भी हैं। आज भी कहीं कहीं कई 100 साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की ज़रूरत पूरी होती है। उत्तराखंड के ये फ़ोटो देखो, पानी से जुड़े हैं कई रिवाज, त्यौहार और जश्न। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। यह उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मज़ेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर में ही किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही तो ज़िंदगी जुड़ी है ना। तो ये रिवाज बहुत अच्छा है अपने आप देखा जाए तो। ज़रा सोचो 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया था। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ियों को भुला दिया गया है। पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती हैं कि लगभग 15 से, इसको वैसे याद रखना, ये क्वेश्चन बना हुआ है और ये क्वेश्चन अभी हम लोग जब क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको। पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उनकी दादी बताती हैं कि लगभग 15 से 20 साल पहले तक उनमें पानी था। क्या कुएं सूखने की कुछ वजह ये हो सकती है? चर्चा करो। कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन से पानी निकाला जा रहा है। दूसरा है तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था, अब नहीं रहे हैं। तीसरा, पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है।
क्या तुम और भी कोई वजह बता सकते हो? तो ये 3 कारण आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, उनमें ये कहा जाएगा कि कौन सा कारण नहीं सही है। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इनके बारे में। ये है कि बच्चों ने बताया कि हमारे मोहल्ले में कैसे कैसे पानी आता है, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से भी एक कहानी टाइप में ही है, और तरुण भारत संघ का नाम याद रखना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है। आज कई संस्थाएं पानी के इंतजाम में लगी हैं। वे लोग बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतजाम किस तरह का था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते थे और नए तालाब भी बनाते थे। चलो देखें कि तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की कैसे मदद की। ये हैं दड़की माई, राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती हैं। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। तो तरुण भारत संघ का नाम याद रखना, ये पानी की समस्या से रिलेटेड इनकी दिक्कतों को, दड़की माई की समस्याओं को दूर किया था। तो ये 6 चैप्टर्स आपके इसमें हो चुके हैं। और इसी के साथ वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे होगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने कर लिया है। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले पार्ट में सारे जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं उनके क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।